सौरभ सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो सर, जो मार्केट की रिकवरी आई है, आपके चेहरे पे स्माइल भी दिख रही है, बड़ी रिलीफ रैली भी दिख रही है। ये बताएं सर, इस रिलीफ रैली पर कितना बिलीव करना है, भरोसा कितना करना है, ये बताइए सर। देखिए, भविष्यवाणी करना तो भविष्यवाणी करना मुश्किल रहता है, बट जी। जो वर्तमान है, जो जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, उसको समझना उतना मुश्किल नहीं है। जी। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स देखें, वाई ओ वाई नहीं लेते, फर्स्ट क्वार्टर वाई ओ वाई ऑब्वियसली बहुत तगड़ा रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर पहला क्वार्टर कोविड से पिट गया था। अगर हम 3 साल का भी कैगार लें, फर्स्ट क्वार्टर ये वाला साल कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर FY19 के साथ, 3 साल का कैगार लें, दिख रहा है कि अच्छे कंपनीज 15 से 25% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ ला रहे हैं। और ये सिर्फ मार्सलस के इन्वेस्टिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा, वो जनरली भी मार्केट में एक अच्छी हेल्थ की पिक्चर झलक रही है। और उसके साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी की दिक्कतें बढ़ रही है। हम हाल ही एक साउथ ईस्ट एशिया के दौरे से वापस आ रहे हैं, वहां पे जो चाइना से जो उद्योगपति चाइना छोड़ के बाहर आ रहे हैं उनसे बात कर रहे थे। आपको तो पता है, प्रेस में ज्यादा चाइना के बारे में यूजफुल खबर मिलती नहीं है, वहां की सरकार पाबंदी लगाती है प्रेस के ऊपर। तो चाइना से जो उद्योगपति निकल रहे हैं उनसे बात करके समझ आ रहा है कि उस कंट्री की सिचुएशन काफी संगीन है। और करीबन साढ़े तीन ट्रिलियन विदेशी मुद्रा चाइना के मार्केट में निवेशित है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.7 ट्रिलियन है। तो मेरे ख्याल से अगला 2-3 साल अगर चाइना के मार्केट से पैसा निकलना शुरू हुआ, जो मेरे ख्याल से शुरू होगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर इकोनॉमी पिट चुकी है चाइना की, तो विदेशी मुद्रा निकलेगी। उसका अगर आधा ट्रिलियन भी, अनिल जी, आधा ट्रिलियन भी चाइना से इंडिया रिडायरेक्ट हुआ ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स, इंडिया के मार्केट की जो फंडामेंटल्स है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगले 2-3 साल में। तो मैक्रो का भविष्यवाणी करने या मार्केट का भविष्यवाणी करना मुश्किल रहता है। मैक्रो आज बहुत सुदृढ़ हालत में है। कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम हो रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जैसे बोल रहा था, 3 ईयर कैगार भी अब लें, रेवेन्यू और अर्निंग्स 15 से 25 के बीच में भाग रहा है। इन अ स्लोइंग वर्ल्ड, दुनिया भर में इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही है, हमारा इकोनॉमी एक्सिलरेट कर रहा है। ये वाला वर्ष 2020 बाई फार इंडिया दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी होगा। मेरे ख्याल से अगले साल भी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फ्लोज चाइना से इंडिया की तरफ स्विंग होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं दैनिक बेसिस पे बढ़ रही है। तो सर एक चीज़ बताइए, तो फिर लोकल तो सब कुछ ठीक है और ग्लोबल देखते तो अभी भी डर है। तो ये ग्लोबल के डर से हम गिरेंगे या लोकल के डर, लोकल की ताकत पे हम बढ़ेंगे? मतलब दोनों के बीच में लड़ाई है। हाँ जी। ग्लोबल फैक्टर्स खराब है, लोकल फैक्टर्स मजबूत है। जीतेगा कौन? तो देखिए, 14 साल हो गए मेरे इंडिया में रहते हुए, तो मैंने ये हमेशा देखा है कि हमारे देश में जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जी। उनकी एक आदत रहती है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को सर फोड़ने के लिए ढूंढ निकालते हैं। इधर इलेक्शन के लिए वेट करते हैं, जी। या बजट के लिए वेट करते हैं, या बरसात के लिए वेट करते हैं, हाँ। या ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए वेट करते हैं। तो जैसे आपने मैंने देखा होगा, निवेश की दुनिया में कभी ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ पे आप टिक मारोगे और फिर अपना पैसा लगाओगे। अगर आपको निवेश में अच्छा कमाना है, जैसे मैंने बहुत सालों से बोला है, क्लीन कंपनी ढूंढिए जहां पे प्रमोटर जी कुछ शरारत नहीं कर रहे। अच्छी कैपिटल एलोकेशन होनी चाहिए कंपनी की, और एक दमदार मोनोपोली फ्रेंचाइज होनी चाहिए। अगर ये तीन आपको क्राइटेरिया मिल गए हैं, तो फिर ये मैक्रो के बारे में सर फोड़े बिना पैसा लगाया जाना चाहिए अच्छे कंपनियों में। ये 6 महीने पहले भी ट्रू था, आज भी ट्रू है, मेरे ख्याल से 6 महीने बाद भी यही बात रहेगी। रादर देन सेइंग लोकल क्या हो रहा है, फेडरल रिजर्व क्या करेगा, चाइना ताइवान पे ऊपर आक्रमण करेगा नहीं, ऐसे चिंता कर कर सारी जिंदगी निकल जाएगी और आप FD में पैसा लगा के बैठे रहोगे। करेक्ट। ठीक बात है। तो रिस्क तो है, और रिस्क है तभी रिटर्न है, और ये रिस्क रहेगी ही रहेगी। सब कुछ ठीक हो गया तो फिर इंडेक्स या नहीं मिलेगा आपको। अब बताएं सर, इस माहौल में पैसा कहाँ अलोकेट करना है, सेक्टर्स जो आपकी प्रेफरेंस के? तो देखिए, हमारे जो फाइनेंशियल्स में पैसा है वो बढ़ा रहे हैं, लेंडर्स में स्पेशली बढ़ा रहे हैं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस में, हैव टू कन्फेस, थोड़ा कम कर रहे हैं, बट लेंडिंग रिलेटेड प्लेस में पहले ही हमारा HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज, चोला में निवेश था। होम फर्स्ट में हमने निवेश किया, उस होम फर्स्ट में निवेश को बढ़ाया जा रहा है। और छोटे लेंडर्स में, मैस फाइनेंशियल्स में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, ये मार्सलस का निवेश है, मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है, मेरे माँ बाप का पैसा लगा हुआ है। सो ये सारे स्टॉक्स में हमारा काफी बड़े पैमाने पे पैसा लगा है। तो लेंडर्स में पैसा बढ़ा रहे हैं, एक्सिस बैंक में निवेश है, और अच्छे प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की खोज है। बिकॉज जैसे बोल रहा हूँ, इकोनॉमी रिकवर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट अच्छी हालत में है, क्रेडिट क्वालिटी का आउटलुक अच्छा लग रहा है कि कुछ हद तक कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ रहा है। RBI के डेटा में भी दिख रहा है कि क्रेडिट
ऑफटेक बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आरबीआई रेट्स बढ़ाएगी, जैसे जैसे आरबीआई रेट्स को हाइक करेगी, कमजोर लेंडर ज्यादा पिटेगा। कमजोर लेंडर जो होलसेल मार्केट से पैसा बोरो करता है वो ज्यादा पिटेगा, और जिन लेंडर्स में हमने निवेश किया उनको फायदा रहेगा रेट साइकिल के अपस्विंग के साथ। और जो दूसरा एरिया जहाँ पे हमारे ख्याल से पैसे बनाने के प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, वो पूरा जो टेक्नोलॉजी आईटी वाला स्पेस है। फॉर सम रीजन कुछ लोगों ने, कुछ दिग्गजों ने डिसाइड किया था 6 महीने पहले कि यूएस में डाउन टर्न हो रहा है तो इंडियन आईटी में कुछ परेशानी आएगी। हम उस ओपिनियन से अग्री नहीं करते, इसलिए टीसीएस एलटीटीएस में हम अपना स्टेक और बढ़ाए जा रहे हैं। आपके लिए इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है। आईटी में बुलिश है। आईटी पे बुलिश ये है अच्छी सर, बात यही सबसे इंटरेस्टिंग यही हमको सबसे- लगा। आईटी पे मतलब जैसे आज मकवायरी ने बड़ा बुलिश दिया, कल जेपी मॉर्गन बड़ा खराब है, तो आईटी के लिए मतलब आप ये मान रहे हैं कि वर्स्ट इज और, या मतलब एकदम खत्म होने की तैयारी में? हाँ जी। तो ये जो अगर ये भविष्यवाणी करने की एक हमारे देश में आदत रहती है, एंड टू बी फेयर कोई भी ब्रोकरेज जो कुछ भविष्यवाणी नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे। सही बात है। उससे उससे अगर सरल तरीका है आईटी में पैसा बनाने का, उससे सबसे सरल तरीका क्या है? वेस्ट में जो भयंकर लेबर शॉर्टेज है, जो भयंकर स्किल शॉर्टेज है, अगर उसको थोड़ा सा हम समझे कि वेस्ट में एल टी टी एस जैसा जो इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग करता है, जहाँ पे बोइंग रादर देन बोइंग शिकागो में इंजीनियर हायर करे, बोइंग एलटीटीएस को काम देता है। और टीसीएस जैसे आईटी का काम संभाल लेता है, रादर देन से वेल्स फार्गो हायरिंग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देमसेल्व्स, दे हायर टीसीएस। ये जो जो काम जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज करते हैं और इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज करते हैं, इसके लिए जो वेस्ट में लेबर शॉर्टेज है वो भयंकर लेवल्स पे है, और ये अगले 10 साल ये लेबर शॉर्टेज बरकरार रहेगी। तो यूएस जीडीपी ग्रोथ 4 हो या 2 हो, इसका इंडियन आईटी सर्विसेज के ऊपर बहुत बड़ा फायदा नहीं पड़ेगा। जो सबसे बड़ा फायदा हमको मिल रहा है इंडिया में, जैसे जैसे ये वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज का पैसा कम हो रहा है, वो अपनी हायरिंग कम कर रहे हैं, और इंडियन आईटी सर्विसेज का जो वेज इन्फ्लेशन का कहानी था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। वेज इन्फ्लेशन ठंडा पड़े, डिमांड मोटा मोटी स्टेबल है, टीसीएस का हो। वी डोंट इन्वेस्ट इन इन्फोसिस, बट जहां तक खबर आ रही है कि इन्फोसिस का भी ऑर्डर बुक सही हालत में है। तो ऑर्डर बुक अगर अच्छी हालत में हो और आपका खर्चा खर्चा कम हो जाए, रिक्रूटमेंट का वेज इन्फ्लेशन कम हो जाए, जाहिर है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए काफी सरल तरीके से मेरे को लगता है समझ सकता है इंसान, कि सरल तरीके से समझा जाए कि इंडियन आईटी सर्विसेज का आउटलुक एक्चुअली काफी रोबस्ट है, काफी सुदृढ़ है। अरे सर, वेज हाइक छोड़ो, अभी आजकल तो जो 2 दिन से हेडलाइन वेरिएबल पे वेरिएबल पे भी नहीं दे रहे बोले कि नहीं नहीं, वो जरूरत से ज़्यादा तुम लोगों ने ले लिया, अब नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। है ना और सर? ये समझने के लिए हमको फोरकास्टिंग की दरकार नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो अनिल जी। करेक्ट। अखबार सुबह उठ के पढ़ के, एक कप कॉफी लेके अखबार पढ़ ले, अकल ठिकाने आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, एकदम परफेक्ट कॉमन सेंस, जो कि ज़्यादातर लोगों में मिलता नहीं है, ये अलग बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या क्या खरीदना है, आपकी नज़र कहाँ है, क्या क्या आपको लगता है कि अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे लेने के लिए से? तो देखिए, फाइनेंशियल्स की बात कर चुके हैं, आईटी की बात कर चुके हैं। जो अगर अगर चाइना में थोड़ी सी बारीकी की समझ होती तो बढ़िया होता, बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चाइना में एग्जैक्टली क्या हो रहा है पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा। जो अगर हम थोड़ा लंबा पिक्चर ले, लास्ट 5 साल में जो चाइना में हुआ है, धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी बिखरी है, टूटी है, उनका फाइनेंशियल सिस्टम बिखर रहा है, पॉलिटिकल कुछ दिक्कतें नजर आ रही है वहाँ के जो प्रीमियर हैं। अगर ये कहानी बरकरार रही कि चाइना का इकोनॉमी कमजोर होता रहेगा, इंडिया का अगर लास्ट 20 ईयर्स में सबसे बड़ा नुकसान इंडिया का रहा है केमिकल्स और एपीआई में। एपीआई में हम 20 साल पहले एपीआई में हम बड़े मैन्युफैक्चरर थे, हमारी एपीआई इंडस्ट्री वर्ल्ड लीडिंग थी। चाइना वो पूरा इंडस्ट्री खा गया है लास्ट 20 ईयर्स में। आज इंडिया की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग चाइना का 1/20th साइज का है। अगर उस 1/20th साइज का हमने चाइना के जो 20 टाइम्स लार्जर मार्केट, अगर 10% मार्केट चाइना से इंडिया शिफ्ट हो गया, इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री 3 गुना बढ़ जाएगी। और उसी मुताबिक हमने काफी सालों से डिवीज लैब में निवेश किया, उस निवेश को बढ़ाए जा रहे हैं। आई नो कुछ ब्रोकर लोगों को लगता है कुछ फोरकास्टिंग करके वो खास कुछ समझ लेंगे डिवीज के बारे में। अगेन मेरे को वो सोच थोड़ी कमजोर लगती है, इसलिए हम डिवीज लैब में खरीद रहे हैं। लेकिन सिर्फ डिवीज लैब ही नहीं, अगर एपीआई इंडस्ट्री इंडिया में अच्छी तरीके से ग्रो करने लगी, अगले 2-3 साल दोगुनी तिगुनी तिगुनी हो गई, तो जाहिर है जो सप्लायर्स हैं एपीआई इंडस्ट्री के लिए वो भी अच्छा कमाएंगे। तो उसी पैमाने पे हमारा जो प्ले है जीएमएम फॉडलर के थ्रू ग्लास लाइन रिएक्टर्स पे, एल्काइल अमीन्स के थ्रू एलिफैटिक अमीन्स पे, इस निवेश को भी हम बढ़ाए जा रहे हैं। बट आई हैव टू कन्फेस, इसमें एक चाइना की अहमियत खास है। अगर चाइना का केमिकल इंडस्ट्री एपीआई इंडस्ट्री कमजोर हुआ, इंडिया के लिए ब्लॉकबस्टर विन रहेगा।
अगले 2-3-4 साल में। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम बताइए आपने। इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी बताया, सबसे बढ़िया बात है कि डीवीज जैसा क्वालिटी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में करेक्ट हुआ है रिजल्ट्स के बाद, और ये बढ़िया मौका है आपके लिए खरीदारी करने का भी। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे बाजार का डायरेक्शन और लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए।